वेलकम टू जीएस नॉलेज। मैं इस इलेक्शंस के सीरीज में आज इलेक्शंस पार्ट 2 करने जा रहा हूँ। इलेक्शंस पार्ट 2 मीन्स इंडिया इलेक्शंस की सिस्टम। पिछली वीडियो में मैंने आपको इलेक्शन सिस्टम्स में इसकी हिस्ट्री बताया था कि इलेक्शंस की हिस्ट्री क्या है। आज इस वीडियो में मैं इलेक्शंस की जो बातें करने जा रही हूँ वो इंडिया के इलेक्शंस के बारे में। उस टॉपिक का नाम है इलेक्शंस फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ये शब्द सुनने में बहुत अटपटांग लग रहा है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसका मतलब क्या होता है? हम लोग जो वोटिंग करते हैं इंडिया में, जो वोटिंग का पैटर्न है वो इसी कॉन्सेप्ट पे वोट किया जाता है, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। इसका मतलब ये होता है कि जितने कैंडिडेट्स किसी भी एरिया में, पार्लियामेंट हो, असेंबली का सीट हो, वहां पे जब वो इलेक्शंस में खड़े होंगे, जब इलेक्शंस में एक दूसरे को मतलब चैलेंज करेंगे, इलेक्शंस में जब फाइट करेंगे, तो इसी कॉन्सेप्ट से वो जीत और हार को तय करेंगे। अब आइए पहले ये समझे फर्स्ट पास्ट द पोस्ट होता क्या है। मान लीजिए वोटिंग जो हमारे देश में होता है इस कॉन्सेप्ट पे, तो इसका मतलब ये होता है कि वोटिंग जो वोट करेंगे, अब मान लीजिए वोटिंग करने जा रहे हैं, वहां पे मान लीजिए एक कांग्रेस की कैंडिडेट है, मान लीजिए एक बीजेपी की कैंडिडेट है, ठीक है, मान लीजिए सीपीआई की एक कैंडिडेट है, ठीक है, और मान लीजिए आपका एक राजद का कैंडिडेट है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कांग्रेस को 20% वोट मिला, ठीक है, बीजेपी को 25% वोट मिला। कोई एक कैंडिडेट की मैं एग्जांपल कर रहा हूं, उस पार्टी से वो खड़े हैं और उन्हें सीपीआई को मान लीजिए 10% मिला, ठीक है, राजद को मान लीजिए 15% मिला। अब ये देखिए कांग्रेस को कितना मिला 20%, बीजेपी को कितना मिला 25%, सीपीआई को कितना मिला 10%, राष्ट्रीय जनता दल को कितना मिला 15%। अब इतने कैंडिडेट हैं, लेकिन जीत किनकी होगी? कैंडिडेट्स, विनिंग कैंडिडेट कौन है? विनिंग कैंडिडेट यहां से 25%, यानी इनके अगेंस्ट में कितने हैं? ये तो इनके फेवर में हो गए। फेवर में कितने हैं? 25%। अगेंस्ट में कितने लोग हैं? इनके अगेंस्ट में कितने लोग हैं? तो अब मान लीजिए 20 प्लस 10 प्लस 15 कितने हो गए? 45%। ये देखिए अजीब सिस्टम है। 45% आपके अगेंस्ट में है, मींस आपके पसंद नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप 25% वोट पे आप जीत जा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट है हमारे देश का फर्स्ट पास्ट द पोस्ट का मतलब। इसमें कैंडिडेट वही जीतेंगे जिनको ज्यादा वोट मिलेगा। ये मायने नहीं रखता है कि अलग अलग पार्टी को कितना मिला, इन चारों में से जिनको ज्यादा मिलेगा, भले ये ना पसंद है, ये तीनों पार्टी इनको पसंद नहीं कर रहे, पर ये जीत जा रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं? बस ये कॉन्सेप्ट फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। समझ में आ रही है बात? मान लीजिए अगर नहीं आ रही है, एक और मैं आपको एग्जांपल में प्रेजेंटेशन करने जा रहा हूं। मान लीजिए एक रेस है, ठीक है, रेस, दौड़ लगानी है। उस दौड़ लगाने में मान लीजिए 4 पार्टी है, ए बी सी डी। अब इस रेस में जो सबसे पहले दौड़ के निकल जाएगा वो जीत जाएगा। जो सबसे पहले दौड़ जाएगा और इन तीनों से आगे निकल जाएगा वो जीत जाएगा। अब मान लीजिए यहां पे आगे निकलने वाले कौन है? विनिंग। तो यही फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम्स हमारे कंट्री इंडिया के इलेक्शंस में फॉलो किया जाता है। ये डिपेंड नहीं करता है कि आपको कितना परसेंटेज वोट मिला। कभी कभी तो इतना ऐसा भी होता है, इस तरीके से भी होता है,
आपको वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होने के बावजूद आपको सीट कम मिलती है। और कभी कभी क्या होता है, वोटिंग परसेंटेज कम होने के बावजूद भी आपको सीटें ज्यादा मिल जाती है। समझ रहे ना, जस्ट बिकॉज ऑफ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। ये वोटिंग पैटर्न हमारी कंट्रीज इंडिया का है। ठीक है, आइए मैं अब कुछ दूसरे आइडियाज के बारे में बात करता हूं। अमेरिका में इस तरह का वोटिंग सिस्टम नहीं है, वहां पे दूसरे तरीके से वोटिंग किया जाता है। ये मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा जब अमेरिका के इलेक्शंस की बात करूंगा। तो अब आइए, हमारे देश में जो इलेक्शंस होंगे वो कौन कौन लोग होंगे जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें हिस्सेदारी बनेंगे। मीन्स हु कैन वोट, हु कैन वोट, कौन कौन वोट देंगे, मीन्स निर्वाचन में कौन कौन लोग हिस्सा लेंगे। तो नंबर 1 कंडीशन से एनी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत की कोई भी नागरिक किसी भी रंग के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वो इस इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वोट दे सकते हैं। पहला कंडीशन मस्ट बी ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मींस एनी सिटीजन्स ऑफ इंडिया मस्ट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है आज की डेट में, मस्ट बी 18 ईयर्स ऑफ एज, उनकी उम्र 18 साल की होनी चाहिए। 18 ईयर्स ऑफ एज, अगर उनकी उम्र 18 साल, जिस साल में इलेक्शन हो रहा है 1 जनवरी तक, अगर उनका इलेक्शंस में उस दौरान 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाता है तो वो वोट दे सकते हैं। तीसरी कंडीशन है कि उनका वोटर लिस्ट में मस्ट बी इनरोलमेंट होना चाहिए, मस्ट बी इनरोलमेंट। उनका किसी भी पार्लियामेंट्री या किसी भी असेंबली में उनका नाम जो है इनरोलमेंट रहेगा, तभी वो वोट दे सकते हैं। तो समझ में आ गई ना कौन कौन लोग वोट दे सकते हैं। और वो भी वोट देंगे जो मान लीजिए इंडियन सिटीजन है, कुछ समय के लिए वो बाहर चले गए हैं, 1 साल के लिए बाहर चले और पासपोर्ट के पीछे उनका एड्रेस जो है इंडिया का है और वो वापस आ गए, इलेक्शंस के टाइम में वापस आ जाएंगे तो वो वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात रही कि कौन कौन लोग वोट दे सकते हैं। अब सवाल ये है कि कौन लोग वोट नहीं देंगे, हु कैन नॉट गिव वोट, मीन्स नॉट एलिजिबल टू वोट, नॉट एलिजिबल, नॉट एलिजिबल टू वोट। वो कौन लोग हैं जो वोट नहीं दे सकते, समझ रहे हैं ना। तो वो लोग होते हैं, पहला नंबर वो कंडीशन है अगर आपको बाय लॉ, मीन्स कानून के द्वारा आपको रोका जा रहा है, किस लिए, आपने किसी तरह का क्राइम किया है, किसी तरह का क्राइम किया है, या और करप्ट, मीन्स करप्ट रिलेटेड टू इलेक्शंस, रिलेटेड टू इलेक्शंस, मीन्स चुनाव के दौरान किसी भी आपने करप्ट की काम किया है तो आपको बाय लॉ के द्वारा आपको वोटिंग करने का परमिशन नहीं दिया जाएगा। और कौन लोग वोट नहीं करेंगे, नॉट ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो लोग यहाँ के नागरिक नहीं हैं वो लोग वोट नहीं देंगे। ठीक है, और कौन लोग नहीं वोट करेंगे, बिलो 18 ईयर्स, जिनकी उम्र 18 साल से नीचे है वो लोग वोट नहीं देंगे। समझ में आई बात, ये सब कंडीशंस है कि कौन लोग वोट नहीं देंगे। अब आइए इलेक्शंस कब होता है, कब कब किया जाता है ये जाने। व्हेन इलेक्शंस टेक प्लेस, चुनाव कब कब होगा। ठीक है, इलेक्शंस की
समय सीमा क्या होगी, इलेक्शंस का टाइम पीरियड क्या होगा। तो इलेक्शंस जो है नंबर 1 एवरी 5 ईयर, 5 ईयर। देखिए इंडिया में इलेक्शंस होते रहते, एक इलेक्शन जाएंगे दूसरे इलेक्शन चले आएंगे, एक इलेक्शन जाएंगे तो पंचायत का खत्म होगा तो अर्बन का शुरू होगा, अर्बन का खत्म होगा तो स्टेट असेंबली, फिर पार्लियामेंट। तो इलेक्शंस होते रहते, एक ही घर में देखिएगा एक किसी फैमिली में इलेक्शंस में पूरे साल व्यस्त रहते हैं। क्यों? कभी बोलेंगे हमारे अंकल जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, कभी बोले हमारे बाबूजी हैं, कभी बोलेंगे कोई और। तो वो लोग हमेशा इलेक्शन में व्यस्त रहते हैं। इसीलिए भारत को इलेक्शंस का देश कहा जाता है, हमेशा इलेक्शंस होते रहते, करोड़ एंड करोड़ रुपीस स्पेंड ऑन इलेक्शंस। घबराने की कोई बात नहीं है, आदत डाल लीजिए, इलेक्शंस होते रहेंगे और आपको वोट देते रहना, बस आपको वोट देना है, क्योंकि आपका वोट बहुत ज्यादा कीमती है। आप जब तक वोट नहीं दीजिएगा तब तक आप जिम्मेदार एक सिटीजन नहीं है। तो इलेक्शंस कब होते हैं? एवरी 5 ईयर्स। और जब 5 साल पूरे होने के रहते हैं तो कभी कभी क्या गवर्नमेंट क्या करती है, रिकमेंडेशंस करती है प्रेसिडेंट को कि लोकसभा को डिसॉल्व कीजिए और इलेक्शंस कराइए। तो और ज्यादा समय सीमा, जैसी मान लीजिए टर्म जो 5 ईयर्स का है, जो ये 5 ईयर्स का है, उससे कंप्लीट होने से पहले इलेक्शंस करा लिया जाता है। क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में मींस 5 साल के बाद आपको इलेक्शंस कराना ही कराना है, तो इससे पहले ही कर लिया जाता है ताकि वो पूरी प्रोसेस को हम लोग कंप्लीट कर सके। ठीक है, ये इलेक्शंस की टाइमिंग की हो गई। अब आइए हम बात करने जा रहे हैं कि कुछ सिचुएशंस हमारे देश में इस तरीके से हुए कि जो वक्त से पहले 5 साल पहले इलेक्शंस कराया गया था। कब कराया गया था? ये देखिए, एक जो लोकसभा 11th लोकसभा यानी 11वीं लोकसभा, 11th लोकसभा कब हुआ था? 1996, 1996 में हुआ था। सिचुएशंस क्या था कि इस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर्स बने थे और वो मात्र अभी तक भारत की हिस्ट्री में सबसे कम दिन के प्राइम मिनिस्टर थे। और उनका कार्यकाल कितना दिन तक था? ओनली 13 डेज, सिर्फ 13 दिन। सिर्फ 13 दिन तक उनकी सरकार चली, 13 ओनली 13 डेज। भारत के इतिहास में सबसे कम दिन का प्राइम मिनिस्टर का रिकॉर्ड अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे है। तो क्या हुआ इसके बाद, जब इनकी पार्लियामेंट में लोअर हाउस में अपनी कॉन्फिडेंस मोशंस में हार गए तो ये लोकसभा से इन्हें रिजाइन करना पड़ा और बाद में प्रेसिडेंट ने किसी सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी को इनवाइटेशंस दिया। तो सेकेंड लार्जेस्ट पार्टी उस वक्त कांग्रेस थी, तो कांग्रेस ने खुद से गवर्नमेंट ना बना के आउटसाइड सपोर्ट किया था, मींस बाहर से समर्थन दे के एच.डी. देवगौड़ा, हमारे एच.डी. देवगौड़े, ठीक है, वो प्रधानमंत्री बने। लेकिन वो भी ज्यादा दिन तक नहीं रहे, एच.डी. देवगौड़ा जी भी ज्यादा दिन तक नहीं रहे और जस्ट वो 18 महीने के बाद उन्हें फिर से रिजाइन करना पड़ा। फिर उसके बाद आई.के. गुजराल जी बने और इनका भी कार्यकाल 5 साल तक नहीं हुआ। उससे पहले ये सरकार ने, कांग्रेस ने समर्थन तान लिया और इनकी सरकार गिर गई। उसके बाद ये देखिए 1996 से 5 साल तक तो होने चाहिए, लेकिन चूंकि कोई भी मेजोरिटी प्रूव लॉन्ग टाइम तक नहीं कर पाए तो फिर से प्रेसिडेंट ने फिर से इलेक्शंस कराने का इनवाइटेशंस दिया इलेक्शंस कमीशंस को। और उसके बाद फिर से 1998 आपका फिर से इलेक्शंस होता है 1998 और 99 में 12th लोकसभा।
और अटल बिहारी वाजपेयी जी फिर से इसमें प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन इस बार 13 महीना, अगले बार 13 दिन, इस बार 13 महीना, ओनली 30 मंथ, क्योंकि AIDMK पार्टी अपना समर्थन खींच लेती है और उनकी सरकार गिर जाती है। फिर से इलेक्शंस होते हैं और इस बार बहुमत के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी अपनी सरकार को चलाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वक्त से पहले भी किस तरह इलेक्शंस हमारा सिस्टम्स कॉन्स्टिट्यूशंस अलाउ करता है कि 5 साल पहले भी इलेक्शंस कराया जा सकता है, किस कंडीशंस में, ये सब कंडीशंस। ठीक है, आइए अब हम आपसे डिस्कस करना चाहते हैं कि इलेक्शंस में खड़े होने के लिए क्या कंडीशंस है। हु कैन फाइट, कौन इलेक्शंस में खड़े हो सकते हैं। यहां पे तो इलेक्शंस में देखिए कोई भी खड़े हो जाते हैं, उन्हें यह फर्क नहीं पड़ता है कि हम जीतेंगे क्या नहीं। 100 कैंडिडेट में से कोई एक ही जीतेगा, लेकिन इलेक्शंस के टाइम में कहते हैं सब कोई जीत रहा, सब कोई जीतता है, लेकिन जब काउंटिंग होती है तब मालूम चलता है कि एक्चुअली कौन जीत रहे हैं। तो इलेक्शंस में खड़े होने के लिए सबसे पहले आपको लोअर हाउस की अगर बात करें तो उसके बारे में मैं बता रहा हूं। पार्लियामेंट इलेक्शंस की मस्ट बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया, मस्ट बी सिटीजन्स यानी भारत के आपको नागरिक होना पड़ेगा, तभी आप इलेक्शंस में फाइट कर सकते हैं। नंबर 1, नॉट बी लेस देन, आपकी उम्र 25 साल से कम नहीं होनी चाहिए। कब? एट द टाइम ऑफ द स्क्रूटनी ऑफ द नॉमिनेशन पेपर, जब आपकी नॉमिनेशन पेपर स्क्रूटनी हो रही है तब आपका उम्र 25 साल से कम नहीं होना चाहिए उस दिन तक। मस्ट बी ए रजिस्टर्ड वोटर्स, मस्ट बी रजिस्टर्ड, आप वोटर हो किसी भी पार्लियामेंट के या किसी भी कहीं भी, आपका नाम पार्लियामेंट कंस्टिट्यूएंसी के लिए आपका नाम वोटर लिस्ट में होगा, तभी आप लोकसभा के इलेक्शंस के लिए फाइट कर सकते हैं। ये सब कंडीशंस है। ठीक है, आइए मैं कुछ और एक फिगर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। जनरल इलेक्शंस जब हमारा देश आजाद हुआ था, मींस आफ्टर इंडिपेंडेंस, तब और अभी के इलेक्शंस में कितना फर्क है वो मैं आपसे कंपेयर करके आपके साथ शेयर कर रहा हूं। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस जो हुआ था, फर्स्ट जनरल कब हुआ था? 1951 से लेकर 52 तक हुआ था। ठीक है, और ये इलेक्शन जो अभी 17वीं लोकसभा 2019, मैं इससे कुछ फिगर जो है आपके साथ कंपेयर कर रहा हूं कि जब देश कंट्री when got independence, at that time of the elections, and what is the conditions of the elections right now at the time of the 2019 at 17th लोक सभा इलेक्शन, क्या डिफरेंस है। जब उस वक्त का इलेक्शन हुआ था तो टोटल कैंडिडेट जो थे, मतलब जितने के लिए वो फाइट कर रहे थे, नॉमिनेशंस फाइल कर रहे थे, वो 489 सीट्स के लिए, 489 सीट्स, कितने सीट में से कर रहे थे? 499 में से 489 सीट्स के लिए इलेक्शंस हो रहे थे। इस दौरान 364 सीट्स कांग्रेस ने जीते थे और वो लार्जेस्ट पार्टी करके कांग्रेस ने गवर्नमेंट बनाई थी। हमारे पंडित नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने थे। उस वक्त जब ये हुआ तब मेजोरिटी के लिए 245, यानी बहुमत के लिए कितनी जरूरत थी? 245। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस की बात कर रहे हैं। और उस वक्त जो वोटर टर्नआउट हुआ था, मींस वोटिंग जो परसेंटेज हुआ था, वोटर टर्नआउट,
वोटिंग परसेंटेज जो हुआ था एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वो था 45.7%। और आज के जब 17th लोकसभा का इलेक्शंस हुआ था तो वोटिंग परसेंटेज था 67% से भी ज्यादा था, मोर मींस हाईएस्ट एवर। अभी तक भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज 2019 लोकसभा के इलेक्शंस में हुआ था 67%। ये देखिए दोनों की कंपेयर में। उस वक्त पॉलिटिकल पार्टी थी, यानी जो राजनीतिक पार्टी थी इलेक्शंस में फाइट करने के लिए, उनका फिगर देखिए कितना था और आज की डेट में देखिए कितना था। उस वक्त पॉलिटिकल पार्टी जो थी मींस राजनीतिक दल 53 थी, यानी 53 राजनीतिक दल थी जो इलेक्शंस में फाइट कर रही थी, ठीक है। और आज के डेट में 2019 में 2350, ये रजिस्टर्ड पार्टी की मैं बात कर रहा हूं। रजिस्टर्ड पार्टी जो थी, ये मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा कि रजिस्टर्ड पार्टी क्या होती है, ठीक है, स्टेट पार्टी क्या होती है। तो 2350 2019 में, और 1951-52 में कितने वो पॉलिटिकल पार्टी से 53। उस वक्त वोटिंग में अंतर था। उस वक्त जो वोट कर रहे थे उनकी एज जो थी 21 ईयर्स, यानी 21 साल से कम है तो आप वोट नहीं दे सकते थे, जबकि 2019 में इस तरह नहीं था, 18 ईयर्स था, ठीक। ये सब अंतर है। वहां पे जो पैसे खर्च किए गए थे उसकी 10 टाइम्स मींस 10 गुना से भी ज्यादा इस इलेक्शंस में खर्च हुआ। तो कितना अंतर है, समझ में आई बात। ये इलेक्शंस का पैटर्न जो मैं बता रहा हूं अपने देश की बता रहा हूं। मैं किसी और वीडियो में किसी और सब्जेक्ट पे नेक्स्ट टॉपिक आपके साथ शेयर करूंगा। तब तक आप एंजॉय कीजिए, हमारे बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको हर एक नई वीडियो अपलोड आपके पास चली जाए। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।